पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे पेपर की, जो आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो शो हो रहा है। आई होप सो कि आपको प्रॉपर विजुअल भी हो रहा हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं आप उन सभी को बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो भी लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि जिनका भी ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम होने वाला है अपकमिंग टाइम में 18 से 20 तारीख तक, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका टोटल मिला के 4 शिफ्ट में पेपर होना है। पोस्ट 100 से भी कम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। एक और चीज़, जो भी लोग यदि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो ग्रुप 5 का, तो उनके लिए PDF फॉर्मेट में पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में पेपर रहेंगे जो आपको सॉल्व हैं विथ आंसर कीज़ के, ऑफिशियल आंसर कीज़ के। जो भी लोग वो PDF लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चार्जेस अभी ऑलरेडी बहुत ही कम रखे गए हैं। ओनली 150 रुपीज़ में आपको टोटल MP के 17 पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो भी लोग लेना चाहता है डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले सकता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिनका भी अपकमिंग टाइम में यूपी के लिए, राजस्थान, त्रिपुरा, MP या किसी भी स्टेट के लिए आप CHO या ANM की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों के लिए बुक्स हैं जो आ चुकी हैं। फ्लिपकार्ट पर भी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में बुक है जो इनलिस्ट कर दी गई हैं। कल ही बुक्स पर, सभी बुक्स पर है जो डिस्काउंट लगाया गया है, वो भी ज़्यादा अमाउंट में। और जो लोग बुक्स को डायरेक्टली ऑर्डर करना चाहते हैं तो उनको बुक्स और कम अमाउंट में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। स्पेशली ANM बुक है जो ओनली आपको 450 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसमें आपके 35 से ज़्यादा ANM MPHW के पेपर हैं। और आपके जो एज पर टॉपिक वाइज सिलेबस है वो है, आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, मॉडल पेपर्स हैं, सभी गवर्नमेंट की स्कीमें ऑल ओवर थिंग्स हैं जो अवेलेबल करवाई गई हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पर विजिबल हो रही हो तो जो भी लोग बुक्स PDF जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू PDFs वगैरह ले सकते हैं किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। और जो भी लोग अपकमिंग यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो बुक आई थी उसकी ऑलरेडी लिमिटेड कॉपीज़ बची हुई हैं, तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, What findings should suggest her that it is acute blood loss anemia? इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी कि प्रॉपर आपको विजुअल हो। ये आपको प्रॉपर विजुअल भी है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग्स शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट की आप केयर करते हैं तो आपको कौन से लक्षणों से पता चलेगा कि पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है। पहले ऑप्शन में है एक्सटर्नल डिस्निया, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट या फिर पोस्टरल हाइपोटेंशन। कौन से ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि पेशेंट को शॉर्ट टर्म में रिसेंट में ही ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड लॉस होने का कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण उसको एनीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है। एनीमिया में होता क्या है, खून की कमी। क्या है, खून की कमी, एक तरीके से हम कहेंगे खून की कमी है। तो यहाँ पर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, कुछ भी काम करने से सांस का फूल जाना या फिर बहुत जल्दी थकान होना, कुछ भी थोड़ा काम करने में, यदि शांत बैठे भी हैं तब भी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होना, मतलब पल्स रेट लो होना, 60 से भी कम हो जाना, या फिर पोस्टरल वाले पेशेंट में आपने क्या देखा होगा कि जैसे ही बैठे वो सडनली खड़े होते हैं तो चक्कर टाइप का फील होता है। वो कंडीशन कहलाती है पोस्टरल हाइपोटेंशन। क्या है, पोस्टरल हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर पेशेंट में क्या डेवलप होगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन, मतलब BP क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या है, BP कम होना। बैठे हैं, लेटे हैं और सडनली खड़े होते हैं तो क्या हो जाना, BP का लो होना। वो कंडीशन है यहाँ पे क्या बताया कि पोस्टरल हाइपोटेंशन। अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर आपको यदि एनीमिया की बात की जा रही है तो एनीमिया आपको प्रेगनेंसी में भी पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में कितने से कम हीमोग्लोबिन हो तो एनीमिया कंसीडर होता है, बिलो 7 से। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन। अगले क्वेश्चन में है आपको क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन। और जो MP ग्रुप 5 वालों का पेपर आना है वो इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में आना है, रेलवे वालों का ओनली इंग्लिश में आना है। और जो CRE एग्ज़ाम देने वाले हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसी मंथ में है जो
एम्स के लिए, अलग अलग एम्स के लिए। तो नर्सिंग वाला जो सेक्शन है उसमें साफ साफ कहा गया है आपको पेपर ओनली इंग्लिश में आना है। तो हिंदी के भरोसे रेलवे का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन यदि आप सीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पेपर ओनली किस में आएगा, इंग्लिश में आना है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक गर्भवती महिला में लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न का उपयोग किया जाता है तो नर्स को रोगी के किस लक्षण की निगरानी करनी है। सबको पता है लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी ऑक्सीटोसिन यदि यूज़ किया जा रहा है लेबर इंड्यूस करने के लिए, इंड्यूस करने का मतलब कि लेबर पेन को इंड्यूस का मतलब क्या है, लाना है। क्या है, लाना है, कॉन्ट्रैक्शंस लाने हैं, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन देने से क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो यहाँ पर लेबर इंड्यूस करने के लिए यदि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ किया गया है तो किस चीज़ के लिए आपको बारीकी से पेशेंट को मॉनिटर करना है। इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उस चीज़ के लिए। यूट्राइन टेटेनी, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, किस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे मॉनिटर करना है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यूट्राइन टेटेनी। यूट्राइन टेटेनी मैंने इसलिए कहा क्योंकि यदि ऑक्सीटोसिन भी दे दिया, ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी यदि यूट्रस की जो मसल्स हैं उनमें टोनिसिटी नहीं रही, मतलब टोन का मतलब क्या होगा कि मसल्स में, यूट्राइन मसल्स है जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन लाने में क्या रही, असफल रही, उस चीज़ को आपको प्रॉपर मॉनिटर करना होगा। क्योंकि यदि लेबर इंड्यूस किया गया है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करने के बाद भी यूट्राइन टेटेनी का केस यदि डेवलप होता है तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे और कॉम्प्लिकेशन है जो और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो यही रीज़न होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। तो यदि आप एक प्रसूति नर्स हैं, मतलब प्रेग्नेंट लेडी की केयर करते हैं, तो आप यदि एक मैटरनिटी नर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए, डायबिटिक मेलाइटिस के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। यदि कंफर्म होगी तो हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए प्रेगनेंसी में किस हफ्ते में टेस्ट करवाया जाता है, 6 से 17 हफ्ते में, 18 से 23 वीक में, 24 से 28 सप्ताह में या फिर 29 से 32 सप्ताह में। कब ये टेस्ट करवाया जाता है, तो ये टेस्ट करवाया जाता है हमारा कब, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर यदि लेडी को डायबिटीज़ होती है तो बच्चा है जो लार्ज साइज बेबी है जो बॉर्न हो सकता है, और ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी कराने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो डायबिटिक मदर होती हैं उनमें 4-4 किलो से ऊपर के बच्चे जन्म लेते हैं, और जो इंडियन न्यूबॉर्न बेबीज़ का नॉर्मल टर्म बेबीज़ का वजन कंसीडर किया जाता है वो कितना होता है, 2.5 to 3 kg तक का ही ओनली। कितना, मोर देन 2.5 to 3 kg। लेकिन जो डायबिटिक मदर होती हैं उनमें बच्चे कितने के हो सकते हैं, 2.5 से 4 किलो तक के। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग करवाई जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए कि माँ को प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो तो नहीं है, और आफ्टर डिलीवरी के बाद सबसाइड भी हो जाती है। तो यहाँ पर वो ड्यूरेशन होता है 24 से 28 हफ्ते का। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ निडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। तो यदि एज अ नर्स आप OT में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यदि HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की आपको निडल स्टिक हो गई है तो यहाँ पर कितने % चांस होंगे, कितना रिस्क होगा, 1/100, 1/200, 1/300 या फिर 1/400, कितने % तक रिस्क होगा कि आपको HIV हो सकती है। तो यदि यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर रिस्क होता है 1/300 तक का। कितना, 1/300। यदि OT में आप काम करते हैं, पेशेंट HIV है और यदि आपको HIV का रिस्क हो सकता है, यदि निडल प्रिक हो गई हो तो कितना होगा चांस, 1/300। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड सी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज़। सीधा सा क्वेश्चन है, यदि आप स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, ऑप्शन में साइक्लोविर, एडिफोविर, सिडोफोविर या फिर ओसेल्टाम्बिर। क्वेश्चन सीधा सा है, जो पूरी ड्रग है वो सभी एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन स्वाइन फ्लू H1N1 के कारण होता है जो
यहाँ पर ड्रग दी जाती है, इसमें हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस यदि पूछें तो क्या होगी, ओसेल्टाम्बिर। क्या होगी, ओसेल्टाम्बिर। और मार्केट में जो सिरप या टैबलेट फॉर्म में आती है तो टेमीफ्लू के नाम से अवेलेबल होती है। किससे, टेमीफ्लू के नाम से अवेलेबल होती है। यदि आपको HIV की पूछें तो जिडोबिडेन। यदि माँ बच्चे को फीड करा रही है HIV पॉजिटिव तो नेवेरापाइन। यदि आपको गट के लिए पूछें तो एलोप्योरिनॉल। तो जो कुछ मेडिकेशन होती हैं और कुछ ऐसी फिक्स डिसीज़ उनमें यूज़ की जाती हैं, तो उस तरीके से आपको एग्जाम में आती हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कहा गया है, एन इन्फेंट इन बॉर्न प्रेसिपिटेटली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कहा गया प्रेसिपिटेटली। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन है लेस देन 2 आवर से भी कम का रहे। मतलब सर्विक्स डायलेट होने से लेके बच्चे पैदा होने तक का जो ड्यूरेशन प्रीमी में होता है 12 से 18 घंटे तक का, लेकिन वो 2 घंटे के पहले ही ऐसा हो जाए लेबर रूम के बाहर, तो आप क्या करेंगे, टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, एस्टैब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, असर्शन द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन फंडस, अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर मदर एंड इन्फेंट टू द बर्थिंग यूनिट। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैंने आपको हमेशा बताया है जब आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में आए सांसों के रिगार्डिंग मतलब एयरवे, तो हमेशा आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एयरवे। दूसरे पे होती है सर्कुलेशन। यदि सीजर वाले मरीज हैं तो इंजरी। तो यहाँ पर यदि प्रेसिपिटेट लेबर हुआ है, प्रेसिपिटेट का मतलब समय से पहले, मतलब क्या है, समय से पहले लेबर रूम में पहुंचने से पहले ही जो 2 घंटे के अंदर ही यदि डिलीवरी हो जाए, मतलब प्रेसिपिटेट समय के पहले ही डिलीवरी हो गई, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी न्यूबॉर्न को एयरवे एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज अ नर्सेस प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर से आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है अपगार स्कोर के रिगार्डिंग कि आप सबसे पहले किस चीज़ को चेक करेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी हमेशा होगी हार्ट रेट। क्या होगी, हार्ट रेट। अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया ने दिया था, तो यहाँ पर अपगार स्कोर एक तो किया जाता है जन्म के जस्ट 1 मिनट के अंदर और दूसरा होता है 5 मिनट के अंदर। 2 टाइम याद रख रहे हैं, जस्ट बॉर्न हुआ बेबी विद इन 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, पेशेंट ऑन एनाल्प्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। यदि आपके मरीज को डायरेटिक दिया जा रहा है, एनाल्प्रिल दिया जा रहा है और डायरेटिक दिया जा रहा है, तो एज अ नर्स आप अपने फिजिशियन को क्या है जो फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड। यदि एनाल्प्रिल दिया जा रहा है मरीज को, यदि मरीज को एनाल्प्रिल और डायरेटिक्स दिए जा रहे हैं, क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, पता चलेगा कि मेडिकेशन असरदार नहीं है। ड्राई कफ, स्किन रैशेस, एडिमा इन द लेग, सेप्ट पोस्टल फॉल इन बीपी। क्या देखने को मिलेगा, यदि ये ड्रग काम नहीं कर रही हैं तो एडिमा देखने को मिलेगा। फ्लूइड ओवरलोड हुआ है इसीलिए पेशेंट को एनाल्प्रिल दिया जा रहा है। मतलब एनाल्प्रिल किसके लिए मेडिकेशन है, बीपी हाई है, इसलिए बीपी हाई मतलब फ्लूइड ओवरलोड है। डायरेटिक दिए जा रहे हैं फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, मरीज ऑलरेडी हार्ट फेलियर का है। तो यहाँ पर यदि एडिमा लेग्स है मतलब पैरों में अभी भी स्वेलिंग है, दैट मीन्स यहाँ पर ये ड्रग काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि डायरेटिक्स दी जा रही हैं तो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए दी जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि एडिमा है लेग्स में मतलब मेडिकेशन काम नहीं कर रही हैं। हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन, एक हेल्दी न्यूनेट की हार्ट रेट कितनी होती है, 120 to 180, 150 to 130 to 170 बीट्स, 110 to 160 बीट और 100 से 130 बीट पर मिनट तक कितनी होती है एक हेल्दी टर्म न्यूनेट बच्चे की हृदय गति। तो वो होती है 110 से 160 तक। एक्चुअल में होती है 120 to 160, 120 से 160 तक ही होती है। कितनी, 120 से 160 होती है, बट एज पर ऑप्शन में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही होगा 110 और 160 बीट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, nurse is about to insert trials tube for a patient. Before this act, she must aware of the distance between incisor teeth and gastroesophageal junction. Which of the correct
सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्टेंस। यदि रायल्स ट्यूब इंसर्ट की जानी है पेशेंट के लिए तो यहाँ पर करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इंसीजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन के बीच का। यहीं से यदि आप मेज़र करते हैं तो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर रायल्स ट्यूब यूज़ की जा रही हैं, क्या है, रायल्स ट्यूब यहाँ पे यूज़ की जा रही है यदि, तो इन रायल्स ट्यूब का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो रायल्स ट्यूब इंसर्ट कब की जाती है, मुंह के थ्रू यदि इंसर्ट की जा रही हैं तो यहाँ पर जो एक नोज़ के थ्रू यदि इनको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को यदि इंसर्ट किया जा रहा है, जो रायल्स ट्यूब है, तो यहाँ पर जो चेक करेंगे आप कहाँ से, जो इंसीजर टीथ है, मतलब जो आपके सामने के काटने वाले दांत हैं, उनसे लेके गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन तक जो करेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपकी मेज़र होके आएगी वो आएगी 40 सेंटीमीटर। कितनी, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। यदि फीमेल पेशेंट में आपकी क्लाइंट क्या है, प्रेग्नेंट है, फीमेल प्रेग्नेंट क्लाइंट है, जो कैथेटराइजेशन किया जाना है उसके लिए, ब्लैडर के लिए, तो यहाँ पर क्या पॉइंट सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये एक करेक्ट फैक्ट है कि फीमेल यूरेथ्रा है जो कंपेयर टू मेल के शॉर्ट साइज होता है, इसीलिए यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इट इज़ पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, it is pierced through urogenital diaphragm, it is straight and offers minor resistance for catheterization। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट नहीं होगा वो होगा पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। क्या है, पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू द लिवर, इनमें से कौन सा कैंसर है जो आमतौर पर लीवर तक नहीं फैलेगा। मेटास्टेसाइज का मतलब होता है फैलना, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मेटास्टेटिक। बिनाइन फैलता नहीं है, वहीं बड़े है जो बढ़ता बस जाएगा, लेकिन मेटास्टेसिस 2 से 2, 4 से 8, 8 से 10 सेल्स बनाएगा। तो कौन सा है जो कॉमनली लिवर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ब्रेस्ट, लंग, कोलोन या फिर प्रोस्टेट। तो जो कैंसर होगा जनरली लिवर को अफेक्ट नहीं करेगा, लिवर तक मेटास्टेसाइज नहीं होगा, होगा प्रोस्टेट। क्या है, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट मेल में पाई जाने वाली एक तरीके की ग्लैंड है जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपने पढ़ा होगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो इस ग्लैंड की साइज भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग ए विटामिन ए एक्सेप्ट, सभी विटामिन ए को लेके सही पॉइंट हैं किसी एक को छोड़कर। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेरेटोजेनिक, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्टेलिटी इन मीजल्स, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया। तो यहाँ पर सही पॉइंट कौन सा नहीं है। पहली चीज़, विटामिन ए को लेके सबसे अच्छा पॉइंट है कि यदि प्रेगनेंसी में हाई डोज होता है तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब कि बच्चे को ये हार्म पहुँचा सकता है। दूसरा, खसरे में मीजल्स की जो 9 महीने की वैक्सीन दी जाती है उस टाइम पर विटामिन ए दिया जाता है, तो ये भी सही है। किसके देने से, मीजल्स से होने वाली मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, डायरिया में होने वाली मॉर्बिडिटी को भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नहीं होता है, जितने भी ऑरेंज कलर के फल फूल सब्जियाँ होती हैं उनमें रह गए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड, बिकॉज आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो उसके वहाँ पर एक सलाइन टाइप से वाटर के लिए है जो लगा होता है, तो यहाँ पर उस गैस को ह्यूमिडिफाई करके क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ऑक्सीजन गेट क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन, या फिर ऑक्सीजन इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड HI इनटू इट। तो जब ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है पेशेंट के लिए, तो इस ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में जो ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाता है, ह्यूमिडिफाई किया जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और म्यूकस को थिक करेगी, जब म्यूकस थिक होगा तो और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका बी, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड इट थिकन्स द म्यूकस। एक और क्वेश्चन आता है, यदि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं
उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो उनमें रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि यदि बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, यदि लंबे समय से पहले पैदा हो गए, उनको ऑक्सीजन दी जाती है और उस ऑक्सीजन के कारण बच्चों में रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। जो आईयूडी इंसर्ट की जाती हैं उसके कारण कॉमन है जो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गर्भाशय का फटना मतलब यूट्रस रप्चर, डिवाइस का निष्कासित होना मतलब एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइस, या फिर एक अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा होना। तो सबको पता होगा कि जो आईयूडी के दो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पहला होता है क्या, ब्लीडिंग, और दूसरा होता है पेन। तो यहाँ पर यदि आपके सामने मेंस्ट्रुअल फ्लो या वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आपका आंसर हमेशा वही होगा। कॉमन साइड इफ़ेक्ट है आईयूडी का क्या, वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा वेजाइनल ब्लीडिंग, जो नॉर्मल पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग का होना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। तो यदि पर्सन को यूरिनरी कैथेटर लगाया गया है तो एज अ नर्स आप कैथेटर को पुल आउट होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? जो कैथेटर है कहाँ पर टेप करेंगे? अपर थाई में, लोअर थाई, हैंड लेग या फिर फुट में? तो यहाँ पर हमेशा आपको कहाँ करना है? अपर थाई में, ताकि कैथेटर इजीली पुल आउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 16-year-old preemie gravida patient admitted with severe pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which of the following information। पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कितनी है? 16 वर्षीय है। प्रीमी ग्रेविडा मतलब पहली बार प्रेग्नेंट है, 16 साल की है, मतलब ये क्या हो गई आपकी टीनेज प्रेगनेंसी। क्या हो गई आपकी यहाँ पर? टीनेज प्रेगनेंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर उसका साथ में क्या कंडीशन डेवलप हो रही है? प्रीमी ग्रेविडा के साथ साथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन भी डेवलप हुई है। उसको आईवी रूट के थ्रू मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। तो एज अ नर्स आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर मॉनिटर करते रहेंगे? यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर, या फिर ब्लड प्रेशर एवरी आवर, क्या आप यहाँ पर चेक करेंगे? तो यहाँ पर 16 साल की यदि कोई लेडी है आपकी, प्रीमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है, MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे दी गई है उसको, तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी बनती है रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना हर एक घंटे में। क्या है? रेस्पिरेटरी रेट को हर एक घंटे में चेक करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एक्टिव मेल पेशेंट हु वेट 180 LB मतलब 81.65 kg has undergone dietary instruction. The patient report that his current diet consists of 60 gram of fat, 200 mg of cholesterol, 5 gram of sodium per day. What is nurse advice to the patient to? यदि 81.65 किलोग्राम का पेशेंट है, डाइट के रिगार्डिंग उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल है जो 200 mg है, सोडियम 5 ग्राम पर डे लेता है, 60 ग्राम है जो फैट है उसका डेली। तो आपको क्या करने के लिए कहना होगा उसको? इंक्रीज इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाइए, सोडियम बढ़ाइए, कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए, सोडियम घटाइए। तो यहाँ पर यदि मरीज का वजन ऑलरेडी 81 किलो है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसकी जो वैल्यू निकल के आई है, तो यहाँ पर आप उसकी डाइट में सोडियम को और कम करने के लिए कहेंगे। सोडियम को कम करने के लिए क्यों कहेंगे? यदि वजन इतना है, कोलेस्ट्रॉल और जो बिलो 200 हो कोलेस्ट्रॉल तो फिर भी ठीक है, लेकिन 200 तक कोलेस्ट्रॉल है, 60 ग्राम ऑफ फैट है यहाँ पर उसकी डाइट में, तो उसको आपको यहाँ पे क्या सजेस्ट करना है कि आप अपने सोडियम को क्या कीजिए? कम कीजिए, सोडियम इंटेक को कम कीजिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच अ नर्स मस्ट मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट। बच्चा समय से पहले पैदा हो गया मतलब 37 हफ्ते के पहले बच्चा बॉर्न हो जाए तो प्रीटर्म इन्फेंट में कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन के लिए आप बच्चे को चेक करेंगे? हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या फिर एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। किस चीज़ के लिए आप मॉनिटर करेंगे यहाँ पर? तो बच्चे को आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए चेक करेंगे, क्योंकि जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनमें RDS डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें अलग से है जो ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यदि बच्चा प्रीटर्म इन्फेंट है, प्रीटर्म समय से पहले पैदा हो गया है, तो यहाँ पर उसको कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ के लिए मॉनिटर करना है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस की बात की गई है। तो यदि बच्चे पैदा होते हैं, आपसे पूछा जाए सक्शन के लिए, तो बच्चों में हमेशा सक्शनिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है पहले माउथ एंड देन आफ्टर नोज, ताकि बच्चा जो भी म्यूकस है, एमनियोटिक फ्लूइड है, मुंह में उसको एस्पिरेट ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैटरनल डेथ रेट इज एक्सप्रेस डेथ पर। तो मैटरनल डेथ को जो हमने IMR पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 1000 के लिए किया जाता है। किसके लिए? 1000 के लिए। लेकिन जो MMR है, मैटरनल डेथ रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, तो यहाँ पर जो इंक्लूड होता है वो कितना होगा? 1000 लाइव बर्थ, 1000 प्रेगनेंसी, 10,000 लाइव बर्थ या फिर 10,000 प्रेगनेंसी। क्या होगा आपका सही आंसर? तो वो होगी आपकी 10,000 लाइव बर्थ। मैटरनल का आएगा 1000 लाइव बर्थ हो गए यहाँ पर। कितना? 1 लाख लाइव बर्थ हो गए, 10,000 नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा आपका? 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल डेथ रेट इज एक्सप्रेस डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर 1 लाख है, 1 जीरो और आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मैंने तो कर दिया है, आप भी कर लीजिए। ढाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अब क्लियर है। Which of the following index a nurse has to consider as an indicator of good nutrition? तो यहाँ पर गुड न्यूट्रिशन के लिए सही इंडिकेटर क्या है? एल्ब्यूमिन लेवल 2.5 ग्राम पर DL, प्री एल्ब्यूमिन लेवल 18 mg पर DL, ट्रांसफेरिन लेवल 244 mg पर DL, टोटल लिम्फोसाइट 1900 माइक्रो पर लीटर। क्या होगा यहाँ पर आपका सही आंसर? सही वैल्यू क्या होगी? तो जो लिम्फोसाइट का काउंट है वो यहाँ पे आपको सही है। टोटल लिम्फोसाइट 1900 पर माइक्रो लीटर। अगले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। टोटल यहाँ पे आपको हम 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग 30 और बचेंगे उनको भी आज ही कर लिया जाए। अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस and all of the following facts are true regarding osteoarthritis except ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके किसी ओल्ड लेडी में पॉइंट सभी सही हैं, किसी एक को छोड़कर। क्रेपिटस, टॉफी, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स या फिर पेन ऑन मूविंग द जॉइंट, क्या पॉइंट सही नहीं होगा? यहाँ पर क्रेपिटस देखने को मिलेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। क्या होगा? क्रेपिटस देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी होंगे और घुटने इधर उधर मूव करने में दर्द भी होगा, क्योंकि एक तरीके से स्वेलिंग भी। और लेडी क्या है? ओल्ड क्लाइंट है। तो यहाँ पर जो क्रेपिटस है, क्रेपिटस का मतलब जो आपने साउंड सुना होगा कि जो चट चट टाइप से एक साउंड आता है जॉइंट्स मूव करने में, तो यहाँ पर वही है। यहाँ पर जब आपके जॉइंट मूव होंगे तो जो साउंड आता है वो है क्रेपिटस। टॉफी यहाँ पर नहीं होगा। क्या है? टॉफी यहाँ पे नहीं होगा। टॉफी का मतलब है यहाँ पर कि एक तरीके से स्टोन का फॉर्मेशन होना, स्टोन लाइक डिपोजिशन होना। नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्स इज केयरिंग फॉर सेवरल मदर बेबी कपल्स इन प्लानिंग द केयर फॉर ईच ऑफ द कपल्स विच मदर वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हैव द मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन। तो नर्स कई माँ बच्चे के जोड़े की देखभाल कर रही है। बहुत सारे बच्चे जिन मदर्स के बच्चे हुए, बहुत सारे कपल्स की ऐसी देखभाल कर रही है। तो प्रत्येक जोड़े के लिए देखभाल की योजना बनाने में जन्म के दर्द के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पेन किस माँ में सबसे ज़्यादा हुआ होगा? G4P1 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, G3P3 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, या फिर G2P2 सिजेरियन पेशेंट हु इज़ बॉटल फीडिंग हर इन्फेंट, या फिर G3P3 पेशेंट हु इज़ बॉटल फीडिंग हर इन्फेंट। किस पेशेंट को सबसे ज़्यादा दर्द हुआ होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा होगा सीवियर आफ्टर बर्थ पेन, तो वो होगा यहाँ पर किसका रहा होगा? तो रही होगी यहाँ पर G3P3 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। तो यहाँ पर G4P1 मतलब 4 बार प्रेग्नेंट हुई लेकिन प्रेजेंट में एक ही बच्चा है। तो यहाँ पर 4 बार प्रेग्नेंट हुई, प्रीटर्म एक ही हुआ है। यहाँ पर
3 प्रेगनेंसी कैसी हुई है यहाँ पर प्रीतम। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है G3 P3 वो ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस उसका रहा होगा। बॉटल फीडिंग वाले को यहाँ पर नहीं होगा ना, G3 P3 वाले को। यहाँ आपकी जो प्रायोरिटी बेस्ड होगी वो क्या होगी, ब्रेस्ट फीडिंग और इन्फेंट हु इज G3 P3। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। तो फीमेल बोनी पेल्विस का टाइप कौन सा नहीं है, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, ऑस्ट्रेटॉइड, एंथ्रोपॉइड। तो हमने एंड्रॉइड पढ़ी है, गायनेकॉइड भी पढ़ी है, एंथ्रोपॉइड भी पढ़ी है, लेकिन ऑब्स्टेटॉइड नहीं पढ़ी हो। जो आइडियल पेल्विस होती है वो गायनेकॉइड ही होती है। टोटल 4 टाइप की पढ़ी है हमने, लेकिन ऑब्स्टेटॉइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग के सभी फायदे हैं किसी एक को छोड़कर। यह पोषक तत्व प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, लेस प्रोन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी। आपको बता दूं कि जो ब्रेस्ट मिल्क में ना के बराबर आयरन होता है, तो यहाँ पर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न को आयरन की सप्लाई कैसे होगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इसलिए मिनिमाइज करेगा क्योंकि यदि आप बॉटल फीड करते हैं तो बॉटल कहीं ना कहीं कितनी भी आप डिसइंफेक्ट कर लो वो हो ही जाएंगी। कोलेस्ट्रम से सबसे अच्छी इम्यूनिटी मिलती है जो इनिशियल डिलीवरी के बाद रिलीज होता है, येलो थिक कलर का मिल्क, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 10 ईयर। कौन सी IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसको 10 साल के बाद रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपर T200, प्रोजेस्टासाइड, कॉपर T380 या फिर नोवाटी। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टासाइड, नोवाटी नहीं है 10 साल के लिए, तो ना ही यहाँ पर आपकी कॉपर T200 है, आई थिंक 5 ईयर के लिए है। कॉपर T380 है तो 10 साल के लिए। लेकिन आप इन 10 साल के अंदर बच्चा कंसीव करना चाहते हैं जो कपल, कॉपर T को बीच में भी रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, a newly married healthy couple is asking for the best method of contraception, in which of the following method a nurse will advise। तो यदि एक नवविवाहित स्वस्थ दंपति है, गर्भ निरोधक का सबसे अच्छा साधन पूछता है, तरीका पूछ रहा है, तो एज अ नर्स आप क्या एडवाइस करेंगे। वेरियर मेथड अपनाइए, रिदम मेथड अपनाइए, IUCD अपनाइए, कंबाइंड ओरल पिल्स अपनाइए। तो IUCD अपनाने की सलाह जब दी जाती है जब कपल्स का एटलीस्ट 1 बच्चा हो, क्योंकि यदि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म तक IUCD का यूज़ करते हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर IUCD के लिए आप नहीं कहेंगे, ना रिदम मेथड, ना वेरियर के लिए। यहाँ पे आप उन कपल्स को कहेंगे कंबाइंड ओरल पिल्स अपनाने के लिए। किसके लिए, कंबाइंड ओरल पिल्स के लिए। न्यूली मैरिड कपल है तो OCP पिल्स। यदि लैक्टेटिंग मदर है तब आपके लिए पूछे कि क्या अपनाएं गर्भ निरोधक के तौर पर, तब आप उनको कह सकते हैं मिनी पिल्स। क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फीटल सर्कुलेशन में किसके थ्रू जाएगा, डक्टस वीनोसस, डक्टस आर्टरियोसिस, इंट्राहेपेटिक वेन या फिर इंट्राहेपेटिक आर्टरी। ये हमने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन, जो अलग अलग क्लासेस हुई हैं उनमें क्वेश्चन हमने पढ़ा है। तो ये जाता है डक्टस वीनोसिस के थ्रू। सबको पता है कि जो अम्लाइकल कॉर्ड में टोटल 3 वेसल्स कंसिस्ट होती हैं। कितनी, 3 वेसल्स, जिसमें से 2 आर्टरी 1 वेन। तो वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पर डक्टस वीनोसिस क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नेक्स्ट वन, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी इज कॉज्ड बाय। तो जो परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है किसके कारण होगी, HSV, HZV, HAV या फिर HIV। तो ये होती है HIV के कारण। किसके कारण, HIV के कारण। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो A और E क्या है, A एंड D फीकोरल रूट से होते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन से लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ पर यदि कोई और अदर हेपेटाइटिस है तब D होता है, तो यहाँ पर C और B में से आपका आंसर क्या होगा, तो वो होता है आपका हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस C को पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस C के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस भी माँ से बच्चे को भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, निडल प्रिक से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय पेशेंट विथ बैक एक शुड अलर्ट द नर्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, यदि कोई पेशेंट कहता है कि पीठ दर्द हो रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो नर्स को है सोचने पे मजबूर कर देगा या फिर अलर्ट पे रखेगा आपको। पेन ऑन मूवमेंट, पेन रेडिएटिंग लेग, पेरिनियल एनेस्थीसिया, या फिर पेन सेंसेशन लॉस्ट इन द फीट। तो यहाँ पर बैक एक यदि हो रहा है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पेरिनियल एनेस्थीसिया की अवस्था में यदि मरीज को दर्द बैक एक हो रहा है तो ये आपको एक अलर्ट के तौर पे रहना होगा। नेक्स्ट वन, इन इंडिया एट प्रेजेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ अराउंड। तो यहाँ पर आप इसमें रिसेंट का डेटा एक बार चेक कर लीजिए कि इंडिया में रिसेंट है जो IMR कितनी है, इंडिया में रिसेंट में IMR कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रग विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। यदि किसी पेशेंट को सिर में चोट लगी है तो कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है, मॉर्फिन या फिर एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, IV फ्लूइड। तो एंटीबायोटिक तो दी जाती है, मरीज को यदि सिर में चोट लगी है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, IV फ्लूइड भी देंगे, लेकिन हम मॉर्फिन नहीं देंगे। क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यदि हेड इंजरी है तो ICP भी बढ़ा हुआ होगा, और ICP बढ़ा हुआ होगा तो मॉर्फिन सल्फेट क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं। नेक्स्ट वन, अ नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर ऑफ अ न्यूनेट डायग्नोज्ड विथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस that is exchange transfusion is necessary to prevent damage to। यदि बच्चे के लिए, यदि एक नर्स है जो एक्सप्लेन करती है माँ के लिए कि यदि उसके बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हुआ है, क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फीटलिस की कंडीशन हुई है, तो जो ट्रांसफ्यूज़न है, एक्स्ट्रा ट्रांसफ्यूज़न किया जाना है, बच्चे के कौन से ऑर्गन को डैमेज होने से बचा सकता है, लीवर, लंग्स, किडनी या ब्रेन। तो जो हीमोलाइटिक डिसीज़ है बच्चे में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है, एक रेयर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बच्चे की जो फीटस सेल्स हैं उसके खुद ही के इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगी, और ऐसे में बच्चे के ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यदि ब्लड जो एक्सचेंज कर देते हैं हम ट्रांसफ्यूज़न को, तो बच्चे को किस चीज़ से हम बचा सकते हैं, ब्रेन डैमेज होने से। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। यदि ट्विन प्रेगनेंसी होती हैं, मतलब जुड़वा होते हैं, तो सभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते किसी एक को छोड़कर। अबॉर्शन हो सकता है, पोस्ट मैच्योरिटी हो सकती, लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते, कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर, मतलब जो होने के चांसेस कम होंगे। अबॉर्शन हो सकता है, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, पोस्ट मैच्योर तो रेयर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका आंसर होगा पोस्ट मैच्योर, क्योंकि नहीं होगा, मतलब पोस्ट मैच्योरिटी नहीं होती है, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं यदि जुड़वा हैं तो समय के पहले पैदा हो जाते हैं। अबॉर्शन हो सकता है, जन्मजात विकृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन पोस्ट मैच्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब 42 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी कहलाती है पोस्ट मैच्योरिटी। तो जुड़वा बच्चों में ना के बराबर चांस होते हैं कि 42 हफ्ते तक कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी हो, 35-34 में ही डिलीवरी हो जाती है। नर्स केयरिंग अ हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विथ हार्ट डिसीज मस्ट नो विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्वुलर लीजन्स कॉज डेथ ड्यूरिंग लेबर। तो यहाँ पर हाई रिस्क प्रेग्नेंट क्लाइंट है आपकी, हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी है जिसको हार्ट डिसीज़ है। एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कौन से वॉल्व में लीजन होने के कारण डेथ भी हो सकती है लेबर के टाइम पर। अओर्टिक स्टेनोसिस, अओर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन है, मिट्रल स्टेनोसिस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पढ़ा है, आया भी है, ये होता है मिट्रल स्टेनोसिस। यदि मिट्रल वॉल्व में जो वॉल्व के रिगार्डिंग लीजन्स पूछे हैं, तो यदि मिट्रल स्टेनोसिस है तो ड्यूरिंग द लेबर माँ की जान भी। यहाँ पर विच टेस्ट रिजल्ट शुड अ नर्स रिव्यू द टू डिटरमाइन इफ द एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट विल बी इफेक्टिव। तो यहाँ पर यह निर्धारित करने के लिए रोगी के लिए एंटीबायोटिक प्रभावी है या नहीं, तो कौन सा परीक्षा परिणाम यहाँ पे किया जाता है, मतलब टेस्टिंग की जाएगी कि पेशेंट को एंटीबायोटिक इफेक्टिव है या इसके कुछ साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा, सीरोलॉजिक टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट, सीरम ऑस्मोलाइटी या फिर सेडिमेंटेशन रेट।
यदि आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तब तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो भी मैं बता दूं कि जब भी इवन आप खुद कभी एडमिट हुए होंगे, भगवान ना करे कि सभी एडमिट हुए हों, कोई भी ना हुआ हो, तो यहाँ पर एडमिट होते हैं जब भी हॉस्पिटल में, तो यदि किसी को कोई एंटीबायोटिक लार्ज वे में एडमिनिस्टर की जानी होती है तो वो डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं की जाती है, उसका थोड़ा सा अमाउंट लेके है जो इंजेक्ट किया जाता है और थोड़ी देर वेट किया जाता है कि कुछ रैसेस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके लिए जो टेस्ट कहलाता है वो कहलाता है सेंसिटिविटी टेस्ट। कौन सा? सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर इन वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। यहाँ पर देखिए एक अच्छे से संग्रहित करके रखी गई वैक्सीन BBM वैक्सीन वायल मॉनिटर में पोलियो वैक्सीन का जो कलर है, सेंटर स्क्वायर का कलर है, वो कैसा होगा? वाइट, वॉयलेट, ब्लू, पिंक। किस तरीके से होगा? मतलब यदि वैक्सीन को प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टोर किया गया है तो वो होगा वाइट कलर का। कैसा होगा? वाइट कलर का। ये देखिए कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे होता है BBM में। तो जो सेंटर स्क्वायर है ये कैसा होगा? ये वाइट होगा और ये पर्पल होगा। लेकिन जब इन दोनों के कलर मैच हो जाए मतलब वैक्सीन खराब हो गई। तो यहाँ पर वेल स्टोर्ड पोलियो है तो जो सेंटर स्क्वायर है वो कैसा होगा? वो होगा वाइट कलर का। नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो सबको पता है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम? 7 अप्रैल को हर साल। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। तो ब्रेस्ट किससे मिलके बनता है? केवल ग्रंथि ऊतक, केवल कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव और फैटी टिश्यू दोनों से, ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू से। किससे मिलके बनता है ब्रेस्ट? तो यहाँ पर ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू दोनों होते हैं। क्या है? ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू दोनों होते हैं। फैटी टिश्यू से क्या होती है? साइज ब्रेस्ट की कंसिस्ट होगी। और जो ग्लैंडुलर है यहाँ पर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर मिल्क रिलीज करने का काम भी करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू दोनों होंगे। नेक्स्ट वन, मेजर सिम्टम ऑफ एन एड्स पेशेंट। तो एड्स वाले मरीज के लक्षण क्या होंगे? वजन घटेगा, डायरिया होगा मतलब दस्त लगेंगे, बुखार होगा और ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। HIV एड्स वाले पेशेंट में सब कुछ देखने को मिलेगा, वजन भी घटेगा, दस्त भी लगेंगे, बुखार भी होगा। नेक्स्ट वन, आइडल वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। यदि किसी पर्सन का, एडल्ट पर्सन का, एक वयस्क व्यक्ति का आदर्श वजन कैलकुलेट करना है तो किससे कैलकुलेट आप कर सकते हैं? एज से, हाइट से, इकोनॉमिक स्टेटस से, ऑल ऑफ दी अबव। तो इकोनॉमिक स्टेटस से आप किसी पर्सन के वजन को कैसे आइडल मानेंगे? होगी उसकी हाइट से। एज पर हाइट आपका वजन कितना है वो चीज़ यहाँ पे आपको सही बताएगी। एक एडल्ट की बात की जा रही है तो एडल्ट में एज पर हाइट। नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो जो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ है ये रही आपकी आर्टरी, किसी न किसी तरीके का इनमें कुछ डिपॉजिट हो जाए तो ये क्या होंगी? हार्डनिंग होगी इनमें। अब ये किसके कारण? जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी चांस है, हाई BP वालों में भी और कोलेस्ट्रॉल में भी है, तो इन सब में हो जाएंगे। क्या होंगे? सब में होंगे। क्वेश्चन में आपको एक मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जरूर आते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल होंगे जिनको आप नहीं बदल सकते, आपकी उम्र, आपका सेक्स और आपके इथनिसिटी से हैं, तो ये सब चीज़ें आप जेनेटिक्स नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जो चेंज कर सकते हैं, स्मोकिंग स्टॉप कर सकते हैं आप, BP को कम करने के लिए आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, सोडियम कम खाएं, नमक कम खाएं, एक्सरसाइज करें, सीरम कोलेस्ट्रॉल में भी फैटी आइटम्स ना खाएं, तला भुंजा ना खाएं, तो जो मॉडिफाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। तो एक एडल्ट पर्सन में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 47 पर मिनट। कितना? 47 पर मिनट, 17 पर मिनट। कितना होगा? 17 पर मिनट। नेक्स्ट वन, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। तो ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा है हमने, जिसको बार बार फेरेंजाइटिस होता है मतलब थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या होने के चांसेस होते हैं? TB, लेप्रोसी, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ या मलेरिया। मलेरिया का थ्रोट इन्फेक्शन से लेना देना नहीं है, ना लेप्रोसी के लिए तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा रिस्पॉन्सिबल है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई बैक्टीरिया। यदि जिसको बार बार फेरेंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उनमें रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑन एन एवरेज ऑफ नॉर्मल हेल्दी वुमेन शुड गेन अबाउट हाउ मेनी kg ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर होगा आपका 12 किलो। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बताया
कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी में जो एवरेज वजन बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, 12 किलो, 11 से 12 किलो। 11 आए तो भी मार्क कर सकते हैं, 12 आए तो भी मार्क कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में वजन नहीं बढ़ता है किसी किसी में, क्योंकि वॉमिटिंग भी होने लगती है। सेकंड में बढ़ेगा और थर्ड में ज़्यादा बढ़ता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है 300 कैलोरीज। कितना, 300 कैलोरी। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, तो कितना, 300 कैलोरी। और फिर लैक्टेटिंग है तो 550। कितना, लैक्टेटिंग में 550, 500 से 550, लेकिन प्रेगनेंसी में 300। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछे तो नो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट वन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, सबको पता है, किससे, वायरस से। किससे होगा, वायरस से। अगले में कहा गया है बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वैसिलाई कालमेटिक यूरिन, दिया जाता है टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे, ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, याद रखना है, टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये 20 ईयर्स तक प्रिवेंट कर सकता है बच्चे को। नेक्स्ट वन, ओरल पोलियो वैक्सीन इज अ। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है, लाइव, किल्ड, फ्रीज ड्राइड या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। किस तरीके की वैक्सीन है, तो ये लाइव वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन कैसी है, लाइव वैक्सीन है। अगले क्वेश्चन में कहा है आपको कि हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। ऑप्शन में है फीकोरल रूट, पेरेंटल, सेक्सुअल, ब्लड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के बारे में पूछा था, तो हेपेटाइटिस ए का जो मेन रूट होता है वो होता है फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये दोनों फीको ओरल रूट से है जो फैलते हैं। किससे, फीको ओरल रूट के थ्रू फैलेंगे हेपेटाइटिस ए और ई। नेक्स्ट वन, डॉट्स इज रिलेटेड टू द डिसीज। डॉट्स ट्रीटमेंट पढ़ा है हमने, डायरेक्टली, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। तो यहाँ पर एक इसके लिए है, लेप्रोसी के लिए तो एमडीटी दिया जाता है। क्या है, एमडीटी। मलेरिया के लिए आर्टीथर थेरेपी यूज़ की जाती है। ये यहाँ पर होगा डॉट्स किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए है, तपेदिक और ट्यूबरक्लोसिस के लिए। लेप्रोसी के लिए एमडीटी, ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेप्सोन। नेक्स्ट वन इज डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो डेंगू का ट्रांसमिशन होता है किससे, एडीज एगिप्टी से। किससे, एडीज एगिप्टी से। नेक्स्ट वन, ट्रोकोमा इज अ डिसीज रिलेटेड टू। ट्रोकोमा किसकी डिसीज है, आई, ईयर, नोज, थ्रोट की। तो ये ट्रोकोमा किसकी डिसीज है, आइस की। और ट्रोकोमा के लिए ही WHO ने, किसने, WHO ने एक स्ट्रेटेजी लाई थी, उसका नाम है सेफ स्ट्रेटेजी। एग्जाम में आती है सेफ स्ट्रेटेजी, किससे रिगार्डिंग है, तो वो ट्रोकोमा के लिए। और ट्रोकोमा एक आँखों से रिलेट करती हुई बीमारी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोनोरिया इज डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। कैसी, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो इसका जो ट्रांसमिशन ना तो निडल प्रिक होगा ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ऐसा होगा सेक्सुअली होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में अंधे होने का मेन रीजन क्या है, कैटरैक्ट, मतलब जो आँखों के लेंस है उन पर ओपेसिटी छाना। ग्लूकोमा, मतलब जो आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ना और उसके कारण ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना। फिर तीसरा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव एरर है। फिर विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से बच्चों में दिक्कत हो सकती है। किसमें, बच्चों में अंधेपन का रीज़न होगा। लेकिन पूरे इंडिया में बात करें हम तो मोतियाबिंद, क्या होगा, मोतियाबिंद और कैटरैक्ट है जो कॉमन रीज़न है। नेक्स्ट वन, द रेफरेंस प्रोटीन इज। तो रेफरेंस प्रोटीन किसको माना गया है, तो वो है एग। क्या है, एग, अंडे। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय इंडियन एडल्ट इज। पर ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। तो यहाँ पर ऐसा है आपका पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कितना डेली प्रोटीन की ज़रूरत है, 0.5, 1, 5, 10। कितना प्रोटीन ज़रूरी है, तो पर ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। यदि आपका वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत आपको होगी। नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं किसी एक को छोड़कर।
लॉरिक, पाल्मेट्रिक्स, स्टीयरिक या फिर ओलियक, कौन सा है जो यहाँ पर नहीं होगा? तो जो नहीं होगा वो क्या होगा? ओलिक। ये क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। नेक्स्ट वन, द मिनरल दैट इज एसोसिएटेड विथ एनीमिया। तो एनीमिया से रिलेटेड कौन सा मिनरल होगा? मतलब किसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? कैल्शियम, तो ये बोन के लिए होगा। सोडियम भी नहीं होगा यहाँ पर, ये आपका आयरन होगा। क्या होगा? आयरन। नेक्स्ट वन इज, एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील सर्व शुड सप्लाई एटलीस्ट हाउ मच ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। पर डे की कितनी एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर जो मिड डे मील प्रोग्राम में फूड की सप्लाई की जाती है? तो वो होता है 1/3। कितना? 1/3। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लैक्सिस। तो एनाफ्लैक्सिस मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, किसी को एलर्जी के कारण एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाए, तो एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन में कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाती है? एड्रेनालिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एट्रोपिन। तो यहाँ पर जो ड्रग होती है वो होती है एड्रेनालिन। हमेशा यदि आपको क्वेश्चन में आए एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन के टाइम पर, तो जो ड्रग होगी क्या होगी? वो होगी एड्रेनालिन। नेक्स्ट इज पाइकाइज्म। पाइका क्या है? एसोसिएटेड विथ पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, मोस्ट कॉमन बिटवीन 18 मंथ एंड 6 ईयर ऑफ एज, ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो पाइका के रिगार्डिंग यहाँ पर पाइका आपने पढ़ा होगा, या तो किसी को पेट में कुछ कीड़े वीड़े होते हैं तो भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें खाने की हैबिट पड़ जाती है, और ये जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मान लो प्लास्टिक खा लिया, चाक खा लिया, कॉमनली तो यहाँ पर ये है कि ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, बट इस एज में भी हो सकता है। यहाँ पर आप सबको मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली कंसीडर होता है कि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को खाना किस में कंसीडर होता है? पाइका में। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलॉन्ग विथ नाइट सॉइल इज कॉल्ड। जिसमें कचड़े को रात में ही मिट्टी के साथ दबाया जाता है, तो वो कौन सी मेथड है? डंपिंग, टिपिंग, कंपोस्टिंग या फिर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन तो हॉस्पिटल का जो एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह है वो यूज़ होता है, इसमें ये होता है कंपोस्टिंग। क्या होगा? कंपोस्टिंग। नेक्स्ट वन इज टाइगर मॉस्क्यूटो। किस मच्छर को टाइगर मॉस्क्यूटो कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके की धारी धारी टाइप होंगी, जैसे टाइगर की बॉडी पे होती हैं। कौन सा मच्छर है जिसको हम टाइगर मॉस्क्यूटो कहते हैं? तो वो होता है एडीज़। कौन सा? एडीज़। आप देखना डेंगू का मच्छर यहाँ पे बेंगलोर में तो स्पेशली जून जुलाई के टाइम पर बहुत डेंगू के केसेस आते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें ना ही रहें आपके आस पड़ोस, लेकिन आप प्रैक्टिकली इमेज भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और कभी आपको दिख जाए तो वैसे भी मच्छर पकड़ के ज़रूर देख लेना। लिंडेन इज़ा। लिंडेन क्या है? डीडीटी है, बीएचसी है, मेलाथियोन है या फेंटियोन है? क्या है लिंडेन? ये भी आपने बहुत पढ़ा है, कम्युनिटी में पढ़ा है। तो लिंडेन एक क्या है यहाँ पर? बीएचसी है। क्या है? बीएचसी है। जिंक फॉस्फाइड इज एन एफिशिएंट। तो जिंक फॉस्फाइड क्या है? रोडेंटिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट। जिंक फॉस्फाइड जनरली चूहे मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में, घरों में भी जो आप चूहा मार लाते हैं उसमें क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट वन, अ नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मैजे अलोन में लीड टू। एक नर्स को पता होना चाहिए कि सिर्फ मक्का खाने से क्या हो सकता है? बेरीबेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या फाइनोडर्मा क्या होने के चांसेस रहेंगे? यदि पेशेंट ओनली मक्का खाता है तो पेलाग्रा, मतलब नियासिन की कमी, मतलब 4D सिम्टम। याद रखें, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड एंड वन इज द डेथ। 4D सिम्टम पेलाग्रा, नियासिन रिगार्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और मेजे जो लोग लंबे टाइम तक खाते हैं तो उनको पेलाग्रा होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ड्रग यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो टीबी के लिए सभी ड्रग यूज़ की जाती किसी एक को छोड़कर। रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड, डिथाम्ब्यूटोल प्राइमरी ड्रग है, लेकिन डेप्सोन लेप्रोसी की ड्रग है। किसकी है? लेप्रोसी की ड्रग है।
तो ये थे आज की क्लास के लिए हमारे क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएं आप बेझिझक होकर मुझसे व्हाट्सएप पे भी, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सभी के रीड करती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मोस्टली सबको रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। जिनके नहीं दे पाती हूँ तो सॉरी फॉर दैट। और जो भी लोग PDF या स्टडी मटेरियल के लिए बुक्स लेना चाहते हैं, डायरेक्ट भी आप बुक ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।